जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को देखा और बहुत सेवर किया है और जमकर सपोर्ट किया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपके लिए आज का सबसे बड़ी मोटिवेशन लाई है। आप 8 क्लास कविता याद है आपको? आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को ही अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को ही अपना मान लिया। मुश्किल क्या है, जब ठान लिया तो ठान लिया। है शौक यही अरमान ही हम करके कुछ दिखलाएंगे। है शौक यही अरमान ही हम करके कुछ दिखलाएंगे और मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। तो जय हिंद साथियों, एक और बड़ी मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका फिजिक्स। आज का टॉपिक क्या होने वाला? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? तो याद कीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए, केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 2 और केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। देखिए मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है 1 शॉर्ट वीडियो थ्योरी। केवल क्वेश्चन कराएंगे तो थ्योरी छूटेगा। जब थ्योरी करा देंगे जबरदस्त ना, क्वेश्चन धुआं हो जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपके लिए चैप्टर वाइज। क्यों? ताकि आप 1 घंटे के अंदर 40-45 मिनट के अंदर पूरे चीजों को समझ लीजिए और उसके बाद आधे घंटा या 25 मिनट 30 मिनट के अंदर आप उसी चैप्टर का VBI टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। तो क्या आपके तैयारी में और कुछ चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। परावर्तन तो बात का चीज है, परावर्तन क्या होता है बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो बोलिएगा लाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक चीज आप याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है ना, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में बना होता है। प्रकाश जो होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में बना होता है, जिसे फोटोन बोलते हैं। याद रहेगा फोटोन क्या बोलेंगे कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में बना होता है, जिसे फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, फोटोन बोलते हैं। किसको बोलेंगे फोटोन? तो छोटे छोटे जो पैकेज होता है, छोटे छोटे जो बंडल होता है, किसका बंडल होता है? ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल होता है। अच्छा, प्रकाश के जो गति होती है ना, सबसे अधिक निर्वात में होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो VBI आपके लिए VBI ऊर्जा वाला और ये वाला VBI है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, और प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रहेगा ना? चलिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि क्या है? याद रखिएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य। अब प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर, क्या नाम है? रोमर नाम है। रोमर मतलब प्रकाश का जो चाल है, इसका गणना सबसे पहले कौन किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक किया था।
उन्हें बताया था कि प्रकाश का चाल लगभग 2,99,000 समथिंग होता है, इसको मान लिए 3 लाख। चलिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश जिस पथ पर गुजरता है उसे हम लोग ईथर बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गुजरता है उसे ईथर बोलते हैं। और प्रकाश डुअल नेचर का होता है। क्यों? प्रकाश कण की तरह भी काम करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी काम करता है। प्रकाश डुअल नेचर का होता है, द्वि प्रकृति का होता है। याद रखिएगा। इसमें सबसे भीगे सवाल क्या है? ऊर्जा वाला। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे का अब आता है, अभी था टॉपिक मेरा प्रकाश का परावर्तन। अभी हम क्या समझे थे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में बहुत पॉइंट समझा दिए थे। अब समझते हैं परावर्तन के बारे में। तो देखिए परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश को हम इस वस्तु पर भेजें, मान लीजिए कोई मिरर लगा हुआ, जब प्रकाश को भेजे तो प्रकाश इस वस्तु से टकराया और पुनः उसी दिशा में लौट आया। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और पुनः टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हुआ कि ना हुआ? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या ऊबड़ खाबड़ सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः अपनी ही दिशा में वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है ना? प्रकाश आया और टकरा कर वापस लौट गया। चलिए, ये क्या है? तो ये है समतल सतह। ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ यानी खाला ऊंचा। गांव के लोग अच्छा समझेंगे खाला ऊंचा। तो इसीलिए प्रकाश के परावर्तन को या शॉर्टकट बोलेंगे कि प्रकाश का टकराना और वापस लौट जाना, प्रकाश का जाना और किसी वस्तु से टकराना और वापस लौट आना, प्रकाश का जाना किसी वस्तु से टकराना और वापस लौट आना, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को कितना भाग में बांट दिए? 2। कौन कौन? एक होता है समतल परावर्तन, एक होगा ऊबड़ खाबड़ परावर्तन। तो देखा है परावर्तन को 2 भागों में बांटा गया है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। जब नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो समतल सतह के द्वारा जब परिवर्तन होगा, जब समतल सतह के द्वारा परिवर्तन होगा तो उसे नियमित परिवर्तन, और जब ऊबड़ खाबड़ सतह के द्वारा परिवर्तन होगा, जब ऊबड़ खाबड़ सतह के द्वारा परिवर्तन होगा तो उसे अनियमित परिवर्तन। याद रहेगा ना? चलिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम? 2। ये VBI सवाल है, VBI। प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम? तो बोलिएगा 2। कौन कौन? ये होता है पहला नियम होता है कि आपतित किरण, पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसे मान लीजिए कि ये मिरर था, ठीक है, अच्छा समझते हैं। प्रकाश आया और टकराया और पुनः लौट गया, ठीक है। यहाँ से हम डालते हैं लंब, इसको क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर लंब बोलिए या अभिलंब बोलिए। इसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित। इसको क्या नाम देंगे? परावर्तित नाम देंगे। इस बिंदु का क्या नाम देंगे? आप बोलिएगा सर अभिलंब बिंदु नाम देंगे, अभिलंब बिंदु या आपतन बिंदु भी नाम देंगे। आपतन बिंदु, अभिलंब बिंदु या आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे मिरर यानी दर्पण। प्रकाश का पहला नियम क्या कहता है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? तो बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये जो तीनों होता है ना एक ही तल में होता है या एक ही बिंदु पर होता है। देखिए है ना, याद रहेगा ना? चलिए
दूसरा नियम क्या कहता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे आई और आर से दर्शाते हैं। ये है आई, ये है आई, आई है एंगल आर। आपतन कोण को बोलेंगे एंगल आई और परावर्तन कोण को बोलेंगे एंगल आर। दूसरा नियम आपतन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। याद रहेगा ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम दूर कौन कौन ऑब्जेक्ट में आता है, बोलिएगा दूर कौन कौन, बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डिफिनीशन, जो अभी हम लिखे थे वही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसी को हम थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। चलिए इसको बोले थे, आइए ना अपना से बना लेते हैं। अपना बनाने में क्या जाता है, उससे जल्दी में और उससे अच्छा बना देंगे। नोट्स है तो इसका मतलब क्या, अपना मेहनत करेंगे तब ना कुछ रंग लाएगा। आप सोचिएगा केवल टीचर पढ़ा के चल जाए और एग्जाम में नंबर आ जाए, वो क्या होता है, इम्पॉसिबल। हाँ, टीचर भी मेहनत करे और आपको भी मेहनत करना है। आप ठीक बोलिए, आप सबसे अच्छा। चलिए अब आता है परिभाषा। आपतित किरण किसे कहेंगे, आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे। ठीक है, चलिए आपतित किरण का परिभाषा किसे कहेंगे, याद रखिएगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। सिंपल परिभाषा, जो किरण आएगी उसे आपतित किरण, और जो किरण जाएगी उसे परावर्तित किरण। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने तो कमाल कर दिया। आने वाला को आपतित और जाने वाला को परावर्तित। जो आएगी आपतित, जाएगी परावर्तित। नाम में कहा आने वाला को आपतित, जाने वाला को परावर्तित बोलेंगे। अगला आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को क्या बोलिएगा, जिस बिंदु पर, ये होता है आपतन बिंदु। ये क्या होता है, ये आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पर लंब डाला जाए। क्या बोलिएगा, जिस बिंदु पर लंब डाला जाए, जिस बिंदु पर लंब डाला जाए उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। या जिस बिंदु से आपतित किरण टकरा कर जाती है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा, आपतित हो गया, परावर्तित भी हो गया। अब आया अभिलंब। अब क्या आया, अभिलंब आया। तो अभिलंब के बारे में क्या बोलिएगा, तो अभिलंब के बारे में, नॉर्मल के बारे में बोलिएगा कि जिस बिंदु पर कोई लंब डाला जाए, जिस बिंदु पर कोई लंब डाला जाए, जिस बिंदु से कोई लंब डाला जाए उसे बोलेंगे अभिलंब। या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आने वाला को आपतित, जाने वाला को परावर्तित, आने वाला को आपतित, जाने वाला को परावर्तित। जिस बिंदु से लंब टकरा कर, जिस बिंदु, आपतन बिंदु यही ना है, जिस बिंदु पर लंब डाला जाए, जिस बिंदु पर लंब डाला जाए उसे आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु अभिलंब का बोलेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अब आता है आपतन कोण। अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण कहता है कि अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे आपतन कोण। तो ये क्या है, कहिएगा सर ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को
आप बोलिएगा सर आपतन कोण। अच्छा एक और बचता है लास्ट, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में आता है, बहुत आसान है। ये कहता है कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा परावर्तन कोण। ये है अभिलंब, आई है आपका परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलिएगा परावर्तन कोण। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। क्विक रिवीजन क्या है? ये दर्पण है, चलिए यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, सब लिखा गया। चलिए शॉर्ट रिवीजन करते हैं फास्ट। अभी जो हमने पढ़ा, ये है आपतित किरण, ये क्या है? ये है आपका आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है। तो कोई बोलेगा आपतित किरण किसे कहेंगे? तो बोलिएगा आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर डाला गया लंब उसे कहलाएंगे अभिलंब, जिस बिंदु पर कोई डाला गया लंब उसे अभिलंब। और जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन के कितना नियम? दो। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आइए नेक्स्ट, इस तक परिभाषा हो गया और इसके बारे में बताइए दीजिए। इसके बारे में भी हो गया, परावर्तन कोण भी देख लिए। अब आया है प्रतिबिंब यानी इमेज। ये इमेज के समझते हैं, इमेज क्या होता है? इमेज, आइए इमेज है, ये है इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। चलिए, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई मालूम पड़ती है। मतलब किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण जा रही है तो वह किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे द इमेज यानी प्रतिबिंब। अगर मिलती है, आइए मिलती हुई मालूम पड़ती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है। एगो है मिलती है, एगो है मिलती हुई मालूम पड़ती है। देखिए जब मिलती है तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, मिलने वाला को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलती हुई मालूम पड़ती है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो इमेज को कितना प्रकार से बांट दिए? दो तरीका से। कौन कौन? एक वास्तविक, एक काल्पनिक। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब मिलती हुई मालूम पड़ेगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आता है आपका दर्पण यानी मिरर। दर्पण वैसा वस्तु होता है जिसका एक सतह, दर्पण वैसा वस्तु होता है जिसका एक सतह चिकना होता है, ऊपर क्या होता है? प्लेन होता है, ऊपर प्लेन होता है या चिकना होता है, और नीचे क्या होता है? नीचे पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, दर्पण ऐसा सतह होता है जिसका एक सतह चिकना और दूसरा सतह पेंट किया होता है। ठीक है, और किसका पेंट किया होता है याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है? लिखा है, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। AgBr दर्पण पेंट किया जाता है। जो AgBr होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड दर्पण का पेंट किया होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। AgNO3 चुनाव जो हो रहा है, अभी चुनाव हो रहा है, आज भी चुनाव है पटना में, आज चुनाव है, 2 चरण में बिहार में चुनाव हो रहा है, एगो 6 नवंबर, एगो 11 नवंबर को। तो स्याही लगता है अंगूठा पर, वहीं क्या है? AgNO3 का बना होता है, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग दिल्ली में सुने होगा तो हमेशा बारिश करवाया जाता है, किसका? कृत्रिम वर्षा। AgI जब सिल्वर आयोडाइड को रिएक्शन करवाया जाता है ना तब होता है
तब होता है कृत्रिम वर्षा, और पेंट जो किया जाता है AGBR द्वारा। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की विशेषता। ये तो बहुत भिन्न है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत भिन्न है, बहुत। समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? जो मेरा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उसका विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? तो समतल दर्पण की विशेषता होती है यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे हम आईना कहते हैं, जिसके में हम चेहरा देखते हैं, उसी को तो समतल दर्पण बोलते हैं। वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी। कैसे प्रतिबिंब बनाएगी? तो बताइएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, काल्पनिक। या प्रतिबिंब को पार्श्विक रूप से उल्टा करता है। अच्छा, ये पार्श्विक रूप से उल्टा करता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब समझते हैं, जब आप उसमें आर लेके जाइएगा ना तो ऐसा आर बनता है। आप अपना राइट हाथ से बाल को झाड़िएगा ना तो दिखा देगा लेफ्ट से हो रहा है। आप खाना खाइएगा ना आईना के सामने, राइट से दिखाई देगा लेफ्ट से खा रहा है। वही होता है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, और यह किरणों को काल्पनिक कटान से बनेगा। जब काल्पनिक है तो काल्पनिक कटान से बनेगा, काल्पनिक कटान से बनेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जैसे मान लीजिए दर्पण लगा है, तो दर्पण जब आप मान लीजिए दर्पण यहाँ लगा है ना, यहाँ दर्पण लगा है, ठीक है, तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो अपने जब प्रतिबिंब देखेगा ना तो उसको दिखाई देगा जितना दूरी पर इधर है ना उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बना, यानी दर्पण से आगे जितना दूरी पर हम खड़ा रहेंगे ना उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वही बात कह रहा है। अच्छा, इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका जगह नहीं सर, क्यों? काल्पनिक है, पर्दा पर कैसे प्राप्त करेंगे? पर्दा पर आप करने का मतलब छूना, इसको नहीं छू पाएंगे। दर्पण के आगे अगर कोई वस्तु भी चाल से आता है, मतलब इसमें दूरी क्या होती है? बराबर, जितना दूरी पर आगे होगा उतना ही दूरी पर पीछे दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण के आगे दौड़ रहा है, दर्पण के आगे दौड़ रहा है, तो दर्पण के पीछे दिखाई देगा दुगुना चाल। कितना दिखाई देगा? दुगुना चाल से भाग रहा है। याद रहेगा, समतल दर्पण की विशेषता हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, पार्श्विक रूप से उल्टा करता है, काल्पनिक कटान से बना होता है, पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूरी बराबर होता है, दर्पण के आगे जितना दूरी उतना ही दर्पण के पीछे, और चाल दुगुना होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दिखना है। यह बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणों का परावर्तन के बाद मिलती है, यह मिलती हुई मालूम पड़ती है। यह दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के आगे बनेगा वास्तविक, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक। इसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, और जो काल्पनिक होता है ना हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है या किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर VBI है, और समतल दर्पण की विशेषता VBI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ गया है, नीचे था आपका दर्पण के प्रकार। नीचे क्या था? दर्पण के प्रकार। याद रखिएगा, दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3। याद रखिए कौन कौन? तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परवलयीय दर्पण। इसका डेफिनेशन दिए थे, जिसका एक सतह चिकना और दूसरा सतह पेंट किया गया, एक सतह चिकना और दूसरा सतह पेंट किया गया। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, और वैसा दर्पण जो ऊपर खाबर होता है, यानी पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, यह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। देखिए, वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, उसे बोलेंगे परवलयीय दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका पड़ोत्तर सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। गोलीय दर्पण कितना भाग में? 2। कौन कौन? एक का नाम है अवतल और एक का नाम है उत्तल। एक का नाम है अवतल, इसे गोलीय दर्पण है ना, तो एक हो जाएगा आपका ऐसे, एक हो जाता है ऐसे, तो इसको नाम देते हैं अवतल। एक क्या है आपका?
अवतल। कितना आदमी फंस जाते हैं अवतल उत्तल बनाने में। ये क्या है, ये है उत्तल। आप नहीं ना फंसिएगा। चलिए ये बताइए तो ये कौन सा दर्पण है, आइए बताइए तो कौन सा दर्पण है। तो आप कहेंगे सर दोनों तो एक ही जैसा बना दिए। सर ये तो है, दोनों एक ही जैसे कैसे होगा। ये वो ऐसे होता है। चलिए देखिए यहाँ पे बनाया है, ये वो ऐसे है, ठीक है। चलिए ये कहता है जब ऐसे रहेगा ना इसको बोलेंगे अवतल। चलिए समझ जाएंगे, अभी अवतल उत्तल का कहानी समझ लेते हैं। आइए ना 1 मिनट के अंदर कहानी समझ जाएंगे और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। जिंदगी भर के लिए अवतल उत्तल का झंझट खत्म हो जाएगा, सच बता रहा हूं। चलिए क्या कैसे रहेगा, तो कहिएगा सर एगो रहेगा ऐसे, एगो रहेगा, एगो रहेगा ऐसे। या एगो को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ये तो सूत्र है, खाल कपड़ा, एगो को हम ऐसे बना देते हैं। ये सही है, ऐसे बना देते हैं। अब अवतल और उत्तल में आपको कंफ्यूजन को दूर करना है, अवतल और उत्तल में कंफ्यूजन को दूर करना है। चलिए आप बताइए इसका जो पेंट किया गया है, पेंट बाहर है कि अंदर, तो ये सब बाहर है, इसका पेंट अंदर किया है, ठीक है। चलिए परावर्तक सतह है वो समझ लीजिए पहले। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तक सतह। आप बताइए इधर ए लिख रहे हैं, इधर बी लिख रहे हैं, इसमें प्रकाश कहाँ पड़ेगा, तो कहिएगा सर प्रकाश पड़ेगा बी पर, तो बी परावर्तक सतह हुआ। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्यों देखिए ना इसको अंदर से देखिए तो धंसा है ना, इसको और ना चाहिए तो अंदर से लगेगा धंस गया। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे बोलिएगा अवतल दर्पण, उसे क्या बोलना है, अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, देखिए तो ऐसे और पेंट कीजिएगा ना, ऐसे ऐसे तो लगेगा कि सर इसका जो प्रकाश पड़ा उठा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे क्या नाम दीजिएगा, उसको नाम दीजिएगा उत्तल। कहिएगा सर याद नहीं, याद करवाते हैं। उससे होता है उठल और उससे होता है उत्तल। क्या उससे होता है उठा हुआ और उससे होता है उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल दर्पण, आइए उल्टा कर देना है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, बोले याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट कीजिए। जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल और उठा हो उत्तल, उससे उत्तल और उससे उठा हो। चलिए नेक्स्ट वही लिखा है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे बोलेंगे उत्तल। यहाँ पे लिखा है उससे उत्तल और उससे उठा हुआ, उससे उत्तल और उससे उठा हुआ। चलिए अब आता है, इस मान लीजिए कि ये क्या है, बोलिए तो कौन दर्पण है, तो कहिएगा सर परावर्तक सतह उठा हुआ है, उत्तल है। अच्छा ये बताइए तो, ये बताइए तो, ये बताइए तो ये क्या है, तो कहिएगा सर इसका परावर्तक सतह तो धंसा हुआ है, ये है अवतल। चलिए इसको बोलते हैं पी, इसको क्या बोलेंगे पी मतलब ध्रुव, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे सी, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ के बीच में एक छोटा एक रहता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरे पी तक यहाँ तक होता है आर। अब होता है डिफिनीशन याद करना, ये तो जानते करते हैं सर ये अवतल हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। इसको पूरे सी
पूरे पूरे को बोलेंगे, पूरे को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलते हैं। अब आते हैं उसका डिफिनेशन याद करने। तो पहले याद करते हैं ध्रुव को, ध्रुव के बारे में। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। जो दर्पण होता है ना, जो मेरा दर्पण है, यही ना मेरा दर्पण है और यही ना मेरा पी है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और इसे पी द्वारा सूचित करते हैं और ध्रुव से ही सभी दूरियां मापती है। मतलब कि सारी दूरियां जो मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए अब आया फोकस। तो मुख अक्ष के समानांतर कहता है ये मुख अक्ष है ना, तो मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाशीय किरणें, आती हुई प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। जैसे मुख अक्ष के समानांतर किरण लेके आ, यहाँ टकरा गए, फिर वो किरण लेके गए और यहाँ टकरा गए, यहाँ क्या हुआ? मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस बोलेंगे, मुख फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है सी। ये होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, इसका परिभाषा क्या बोलिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। और ध्रुव क्या बोलेंगे? तो ध्रुव को बोलते हैं सर दर्पण का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। आगे बढ़ते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, यही ना था आपका, हम यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे एफ, यहाँ लिखे थे सी, इसी के बीच में दिए थे छोटका एफ, यहाँ से यहाँ तक दिए थे आर, ये थे ना। तो कहता है फोकस दूरी कैसे कहते हैं, यानी छोटका एफ किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर ई है आपका पी, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं। अब आया वक्रता त्रिज्या यानी आर। तो बोलिएगा सर सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे बड़का आर से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। तो बोलिएगा ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सबका डिफिनेशन, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसे सेंटर कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, और ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। अब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किरणों का आलेख समझते हैं। तो कहता है मुख अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस में हो जाएगी। मतलब कोई भी किरण अगर मुख अक्ष के समानांतर आएगी तो वह दर्पण से जब परावर्तन करेगी तो कहां से लौटेगी? तो कहिएगा फोकस से। याद रखना है पहला पॉइंट, मुख अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर मुख फोकस से कोई किरण जा रही है, कहां से जा रही है? मुख फोकस से अगर कोई किरण जा रही है तो वह जब परावर्तन करेगी दर्पण से जब टकराएगी तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। याद रहेगा? मतलब पहले की उल्टा था, जब मुख अक्ष से समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जाएगी तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। एक दूसरे का उल्टा था, सिंपल। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आएगी। यानी अगर कोई किरण हम मान लीजिए एक था, सी था, और कोई किरण सी से लाए तो किरण उसी पर लौट जाएगी। याद रहेगा ना? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पर लौट जाती है। ठीक है, चलिए अब आया अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किरण आलेख खींचे। मतलब वस्तु को कहाँ रखे? वस्तु को हो सकता है सर एक पर रख दीजिए, सर सी पर रख दीजिए, सी यहाँ पी है, पी और एफ के बीच को रख दीजिए, और सी और एफ के बीच रखिए सर, सी और अनंत के बीच रखिए, यहाँ अनंत है ना, या अनंत पर रख दीजिए। इतना कंडीशन बना, आइए कंडीशन को समझते हैं।
अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है। चलिए आसानी से बनाते हैं। ये आता है एग्जाम में 2 नंबर में आता है, ये आता है एग्जाम में 2 नंबर में आता है और ऑब्जेक्टिव तो है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको 10 सेकंड में याद करवा देंगे, आप भी तुरंत पहले समझते हैं। कहेगा सर यहाँ P आ गया, सर यहाँ F आ गया और यहाँ C आ गया। ठीक है, बोला अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच हो, मुख फोकस और ध्रुव के बीच, यानी मुख फोकस और ध्रुव के बीच, मुख फोकस ही है ध्रुव ही है, ध्रुव के बीच कहीं वस्तु कोई है तो वह तो उसका प्रतिबिंब और किरण आलेख खींचना है। तो आपको पता है सर अगर मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, तो आपको कहेगा सर फोकस से लौटेगा। अभी हम पढ़े थे मुख फोकस से जाएगा तो फोकस से लौटेगा। ठीक है, अच्छा अभी आप पढ़े थे सर अगर C से जाएगा तो C से लौट जाएगा, C पर अगर जाएगा C से गया, अगर कोई किरण मुख के समांतर गया तो फोकस से लौट जाएगा, अगर कोई किरण C से गया तो CA पर लौट जाएगा। लेकिन कहीं टकराएगा नहीं, जब तक कहीं टकराएगा नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। तो इसको हम बैक लेके जाते हैं, क्योंकि आगे लेके जा रहे हैं फैलते जा रहा है, कहीं नहीं टकराएगा, बैक लेके चलते हैं। तो सर यहाँ तक बन गया, यहाँ पर टकरा गया, ई आपका हो गया A डैश और B डैश, और ये हो गया A और B, इमेज हो गया AB, आप इमेज नहीं वस्तु क्या हो गया AB और इमेज हो गया A डैश B डैश। अब क्या देखिए इसके बारे में लिखना है, बोलिएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच हो तब तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, और दर्पण से जो पीछे बनता है उसे काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। और यह वस्तु से सीधा होता है। क्या होता है, वस्तु से सीधा। जैसे मान लीजिए वस्तु था ऊपर है और प्रतिबिंब ऊपर है तो सीधा हुआ, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, उल्टा होता है। याद रहेगा ना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। देखिए वही लिखा है, ध्रुव के बाद उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और जो काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा होता है। दूसरा कंडीशन आया, दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आलेख खींचना है। यानी जब वस्तु मान लीजिए कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ रख दिया, एक पर रख दिया, एक पर रख दिया, ये F है, ये C है, ये आपका P है, वस्तु कहाँ हो गया, इसी पर हो गया। तो मान लेते हैं कि वस्तु इधर गया और मुख के समांतर गया तो F से जाएगा। ठीक है, और जब किरण जाएगा चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं, आप तो अभी पढ़े थे कि सर अगर कोई किरण C से जाएगा तो CA पर लौट जाएगा, और समांतर जाएगा तो F से लौटेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सर जो यहाँ ई हो गया एक दूसरे का पैरेलल हो गया, ये कहीं पर नहीं मिलेगा, यानी मान लेते हैं अनंत पर मिलेगा। तो बोलिएगा जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर का चीज क्या होगा, तो कहिएगा सर बहुत बड़ा होगा। क्यों, हमें दिखाई ही नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा। और कैसा होगा, तो कहिएगा सर उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन, अवतल दर्पण में जब वस्तु 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 तीसरा कंडीशन में जब वस्तु मान लेते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन हुआ था F हो गया, C हो गया, ई हो गया P। ठीक है, पहला कंडीशन था P और F के बीच, अब आ गया F, अब आ गया C और F के बीच हो।
क्या हो, सी और ए के बीच, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो। कह रहा है वक्ता केंद्र और मतलब वस्तु मुख्य फोकस और मुख्य फोकस तो ये है, वस्तु वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं। तो ये वस्तु खड़ा है, मान लीजिए समांतर गया तो कहाँ से आया, फोकस से आया। फोकस से आया ना, कहेगा जी सर इधर फोकस से आया। अब मान लीजिए सी से गया तो इसको हम क्या किए, बैक में बढ़ाया, तिरछे होगा। जब आप कॉपी बनाइएगा ना तो वहां सीधा होगा, क्यों, चलिए। तो आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ कटिंग किया तो आपका इमेज क्या हुआ, आपका इमेज हुआ ए डैश बी डैश, अब वस्तु क्या था, ए बी था। अब इसके बारे में क्या देख रहे हैं, कंडीशन क्या बताइएगा, तो बोलिएगा सर जब वस्तु सी और ए यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, तो बोलिएगा सर वह उसका प्रतिबिंब क्या होता है, तो बोलेगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्यों, कटान से कट गया, वास्तविक होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों, वस्तु था ऊपर प्रतिबिंब आ गया है नीचे, तो उल्टे ना होगा। चलिए याद रहेगा। और वस्तु से क्या हो गया, तो कहिएगा सर वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब मान लीजिए कि यही ना मेरा कंडीशन है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हो गया एफ, यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया ई, ठीक है। अब वस्तु वक्ता केंद्र पर आ गया, कहाँ आ गया, वक्ता केंद्र पर। तो वक्ता केंद्र पर आ गया तो मान लीजिए वक्ता केंद्र पर आया, फोकस से गया तो उसी पर जाएगा, अब फोकस से आएगा लौट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि कोई किरण जब समांतर जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, आपके साथ फोकस से लौटेगा, कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा, कहाँ से लौटेगा, तो सब तिरछी होगी। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों किरण था, कहाँ मिल गया, तो यहीं पर मिल गया, सीए के नीचे मिल गया। तो कहिएगा जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनता है, उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनता है, जो क्या होता है, जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक चीज उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। क्योंकि वस्तु देख रहे हैं हम ई है, वस्तु मेरा ए बी है, यहीं पे आ गया बी डैश ए डैश, बराबर है। चलिए नेक्स्ट। अब वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ आ गया, ई आपका हो गया है ए, ई हो गया आपका सी, ई हो गया आपका बी। और वस्तु कहाँ आ गया, यहाँ अनंत है ना, और वस्तु आ गया यहाँ, तो ये फोकस से कटेगा, तो कहिएगा जी सर, ये फोकस से कटेगा। और ये कहाँ जाएगा, सर, और ये कहिएगा सर ये तो सी से कट गया। अब क्या देखें, इसी के बीच कट गया ना, यही आपका इमेज हुआ। इसके बारे में क्या बोलेगा, बोलेगा सर जब वस्तु मान लीजिए ए है, आई बी है, आई है ए डैश, ई है बी डैश, ठीक है। तब बोलिएगा जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, सी और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक उल्टा है। और वास्तविक चीज क्या होता है, पहले सब उल्टा होता है। और वस्तु से क्या था, तो वस्तु से छोटा था। कैसे, वस्तु था इतना बड़ा, प्रतिबिंब आया इतना बड़ा, तो क्या हुआ, छोटा हुआ। लास्ट एक बचा कंडीशन, ये हो सकता है सर वस्तु मेरा ना एक पर है ना सी पर है, सीधे अनंत पर है, सीधे अनंत पर है, वही आपका ई हो गया। अब मान लीजिए वस्तु अनंत हो गया, तो अनंत के चीजों का मान लेते हैं कि जब दूर से चीज आती है, मान लीजिए समांतर आई, और समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। तो अनंत पर जो वस्तु रहेगा
अनंत पर जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेगा सर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और क्या होगा, तो कहेगा सर वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, कहेगा सर उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। क्यों, अनंत पर वस्तु है, अनंत पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति देखना। अब देखिए याद कराते हैं आपको, क्विक रिवीजन आपको याद करवाते हैं। चलिए फास्ट 1 मिनट के अंदर आपको हम सारा कंडीशन को याद करवा देंगे। 1 मिनट के अंदर। ये क्या हुआ सर, 15 मिनट लगा आपको समझाने में, लेकिन 1 मिनट में आपको आ रहा याद कराएंगे। हाँ ये बात सही है, मेरा बात सही है। चलिए कौ कंडीशन होगा, तो ये सर कौ कंडीशन होगा, 6 कंडीशन होगा। क्या क्या कंडीशन होगा, तो कहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जब वस्तु P और 1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, C रहेगा तो C बोलना है, 1 रहेगा तो अनंत बोलना है, और अनंत रहेगा तो 1 बोलना है। तो P और 1 के बीच रहता है तो ये अपवाद होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के जब पीछे बनेगा तो काल्पनिक होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि वस्तु 1 पर है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो बोलिएगा जब वस्तु 1 पर है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, जब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। अच्छा तीसरा कंडीशन है जब वस्तु 1 तथा C के बीच हो जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब 1 से बोलना है अनंत और C से बोलना है C, उसका प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच, उसका प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच। जो वस्तु से बड़ा होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा। मान लेते हैं वस्तु अगर C पर है तो उसका प्रतिबिंब देखिए C से क्या याद रखेंगे, C से C, उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा और वह वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब मान लीजिए वस्तु C और अनंत के बीच गया तो C से C बोलना है और अनंत को 1 बोलना है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बोलेगा उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लास्ट कंडीशन जब वस्तु अनंत पर जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा जो वस्तु से बहुत छोटा होता है। यही कंडीशन था जो आपको हम अगले 1 मिनट में याद करा दें। क्यों, C रहेगा तो C बोलना है और 1 रहेगा तो अनंत बोलना है और अनंत रहेगा तो 1 बोलना है। ये तीनों कंडीशन से पूरा याद करा दिए। चलिए अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में आते ही प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर मिलती है, इसीलिए उसको अभिसारी बोलते हैं। इसका उपयोग हजामती दर्पण में आता है, बहुत बार आया है, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, और आंख का नाक जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। कोई पूछेगा डॉक्टर आंख का नाक के जांच के लिए किसका उपयोग, अवतल। हजामती के लिए हजाम लोग यानी जो नाई लोग होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बोलिएगा अवतल का। सौर भट्टी में, सौर कुकर में, तो बोलिएगा अवतल का। चलिए नेक्स्ट उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो बोलिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, धसा रहेगा तो अवतल और उठा रहेगा तो उत्तल। उत्तल दर्पण में हम देखे थे, जो अवतल देखे थे वही उत्तल में है, ठीक है। चलिए अब आ गया अवतल तथा उत्तल में अंतर। इसका परावर्तक सतह धसा हुआ, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ, ठीक है। इसे अभिसारी, इसे अपसारी। इसका उपयोग हजामती में, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में। उत्तल का याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। गाड़ी के देखिएगा ना साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी होता है ड्राइवर के और खलासी के जो लेफ्ट में लगा रहता है, ड्राइवर का राइट में और जो खलासी होता है उस साइड वाला लेफ्ट में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं साइड मिरर। उसमें कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए इसका उपयोग अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दोनों बनता है और यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए यह आता है VBI सिद्ध करने के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। एंगल I बराबर एंगल R करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। खैर अभी समझा रहे थे शॉर्ट में। मान लिया कि वो दर्पण है जिसका एक्सेंट जो है ना, एक्सेंट आने वाले को आपतित और जाने वाले को चलिए, ये है Y, I है X, E है M, I है
एम और एन दर्पण है, ठीक है, और पी और क्यू दर्पण है, एम और अभिलंब है, वही लिखा है। एम से जो आएगी ये आएगी तो आपतित, आ जाएगी तो परावर्तित। इसी के आधार पर एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूफ हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लीजिए। सिद्ध करें कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, यानी एगो याद रखिएगा, एक जो होता है ना r/2 होता है। इस मान लीजिए कोई कहेगा कि किसी दर्पण का फोकस दूरी 30 है, यानी एक 30 है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या है, पहले सर 1 बराबर r/2, 1 बराबर 30 बराबर r/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r बराबर 60। सिंपल बात था कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी r बराबर होगा 2a। सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वही प्रूफ था, वही फार्मूला आगे वो सवाल भी था। 20 cm वक्ता त्रिज्या वाले ऑटो दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, आंसर मारिएगा 10, क्यों, उसका आधा होता है। 25 cm फोकस दूरी वाले ऑटो दर्पण का वक्ता त्रिज्या, तो वक्ता त्रिज्या 2 गुना होती है, तो 25 से 50, ऑप्शन मारिएगा डी। वाह क्या बात है। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब और वस्तु के स्थान को दर्शाने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ई है अवतल दर्पण हो गया, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया T। तो ऊपर की सारी दूरियां प्लस होगी, नीचे की सारी दूरियां माइनस होगी, इधर की सारी दूरियां प्लस होगी और इधर की सारी दूरियां माइनस होगी, वही बताता है। और सारी दूरी को कहाँ से मानेंगे, दूर से मानेंगे। कहाँ से, दूर से। वही बोला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को x और x डैश बताएंगे। क्या बताएंगे, x और x डैश बताएंगे। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात ध्रुव को मूल बिंदु भी कहते हैं। आपतित किरण के दिशा में मापी गई, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण की दिशा में प्लस होती है। चलिए वही बात है। अब आ गया वस्तु दूरी, आगे होता है प्रतिबिंब दूरी। तो ध्रुव और वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी और ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। एक आया दर्पण जो बड़ी भी है सवाल में। एक था फार्मूला a बराबर r/2 या r बराबर 2a। देखिए फार्मूला से 2 बना दिए। एक होता है दर्पण सूत्र, जो भी है सवाल है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये 1/f क्या है, तो फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी। वही बताता है गोलीय दर्पण के वह सा सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच रिलेशन बताता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा, f को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, v को प्रतिबिंब दूरी, u को बोलिएगा वस्तु दूरी। चलिए इसको प्रूफ किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एक और लास्ट आया है आवर्धन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो और फार्मूला याद रखिएगा। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। चलिए ये तीनों फार्मूला को हम लिखते हैं, ठीक है, तीनों फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। आवर्धन क्या कहता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, इसे m द्वारा, ठीक है। यहाँ बनाइए किया है वो सवाल। चलिए ये आ गया आपका आवर्धन का सूत्र, आवर्धन हो गया -v/u। दर्पण सूत्र क्या होगा, दर्पण सूत्र क्या हो गया, तो पहले सब दर्पण सूत्र जो है ना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वो था a बराबर r/2 या r बराबर 2a। इन तीनों फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और साथियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। मोटिवेशन लाइन को एक बार फिर से दोहराते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज भी आप पढ़ाई कीजिए, कल आपका दिन बहुत बेहतर होगा। जिसने भी बोला था आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाइएगा, उस आएगा और ताली बजाएगा और मिठाई खिलाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो क्या होना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।